Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Governmental Guru. Today, I will discuss bumper MCQ 7, 7th bumper MCQ, related to the CCS Conduct Rules 1964. In this part, I will discuss Rule 18, related to the movable and immovable property, 18A related to the foreign transactions, and related to the Rule 19. Clear? Basically, vindication of government act and policies. So in this part also I will discuss 15 very important MCQs, and now already pattern is changed also. According to this, today I bring some questions also. You know about the pattern. So my friends, please subscribe my channel, share my channel and like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. And please share my channel to your friends and relatives also. Now they are also preparing for different government exams, departmental exams, different I means government job exams, and conduct rule is very important one. So I do not want to waste more time. Now I am going to discuss 7th bumper MCQ related to the CCS conduct rules 1964. You see, rule 18, it is very important one. Just to remember, rule 18, it is movable, immovable and valuable property. ये रूल के ऊपर क्वेश्चन अभी आ रहा है, राइट? तो 18 रूल 18(1) सबसेक्शन आई, राइट? इसमें क्या है? एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल ऑन हिज फर्स्ट अपॉइंटमेंट टू एनी सर्विस और पोस्ट submit a return of his assets and liabilities in such form as may be prescribed by the government, giving the full particulars regarding. तो जब गवर्नमेंट जब फास्ट पोस्टिंग होता है, तब कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी पोस्ट में, तब गवर्नमेंट सर्वेंट को उसका जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज के ऊपर उसको रिटर्न सबमिट करना है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट के नाम पे है कि उसका फैमिली मेंबर के नाम पे है, और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट एनी अदर पर्सन का नाम पे है। तो चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका बेसिकली डिटेल्स हमको सबमिट करना होगा। लाइबिलिटी, सपोज आप किससे लोन लिया है तो वो भी सबमिट करना होगा, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यू जॉब होल्डर्स के लिए रूल 18, ये इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। रूल 18 सबसेक्शन 1 एंड फर्स्ट बिट, इसमें क्या क्या है? द इमूवेबल प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिम, आप कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी है, और ओन्ड और एक्वायर्ड बाय हिम, आप कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी को ओन किया है कि एक्वायर किया है, और हेल्ड बाय कि लीज बेसिस में कि मॉर्टगेज बेसिस में आप एक्वायर किया है, आपके नाम पे हो कि आपका कोई फैमिली मेंबर के नाम पे हो, और ऑन बिहाफ ऑफ यू एनी अदर पर्सन्स नेम, ठीक है? तो समझ में आ गया? तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी आप ओन किया है, एक्वायर किया है, चाहे लीज बेसिस में हो कि मॉर्टगेज बेसिस में हो, आपके नाम पे है कि आपका फैमिली मेंबर के नाम पे है, और ऑन बिहाफ ऑफ यू एनी अदर पर्सन के नाम पे है, तो उसको आपको उसका रिटर्न को सबमिट करना है। नेक्स्ट वन, शेयर्स, डिवेंचर्स एंड कैश इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट्स, ओके, इनहेरिटेड बाय हिम और सिमिलरली ओन्ड, एक्वायर्ड और हेल्ड बाय हिम। ये शेयर्स की, डिवेंचर्स की, आप जो आपका बैंक डिपॉजिट्स जो है, चाहे आप उसका उत्तराधिकारी है और आप उसको ओन किया है, एक्वायर किया है, तो उसका भी डिटेल्स आपको सबमिट करना है। अदर मूवेबल प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिम और सिमिलरली ओन्ड, एक्वायर्ड और हेल्ड बाय हिम, और कोई जो मूवेबल प्रॉपर्टी है जो उसका उत्तराधिकारी आप है और आप ओन किया है कि एक्वायर किया है, उसका डिटेल्स आपको सबमिट करना है। डेब्ट्स एंड अदर लाइबिलिटीज इनकर्ड बाय हिम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आप कोई भी सपोज मनी बोरो किया है कि आप बाहर से लोन लिया है, तो उसका डिटेल्स भी देना है। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन ऑल रिटर्न्स द वैल्यूज ऑफ आइटम्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी वर्थ लेस देन ₹10,000,
जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, यदि उसका वैल्यूज लेस देन ₹10,000 है, द वैल्यू ऑफ आइटम्स, जितना भी मूवेबल प्रॉपर्टी का जो आइटम्स है उसका वैल्यू यदि ₹10,000 से कम है, इसको ऐड कर दीजिए और लॉम सम में दिखा दीजिए। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। द वैल्यूज ऑफ आइटम्स ऑफ ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी वर्थ लेस देन ₹10,000, उसको सब ऐड कर दीजिए और उसको लॉम सम में दिखा दीजिए। मगर ये इंक्लूड नहीं होगा द वैल्यू ऑफ आर्टिकल्स। देखिए, द वैल्यू ऑफ आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज सच एज क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, क्रॉकरी, बुक्स, ये सब इसमें आपको नहीं लेना है मूवेबल प्रॉपर्टी में। ठीक है, यू क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, क्रॉकरी, बुक्स एटसेट्रा नीड नॉट बी इंक्लूडेड इन सच रिटर्न। तो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपका जो मूवेबल आइटम्स है उसको, उसका वैल्यू को पूरा ऐड कर दीजिए और उसका वैल्यू लेस देन 10,000 हो रहा है, सभी मूवेबल आइटम्स का वैल्यू को जब हम सम करेंगे, ₹4 लेस देन 10,000 होगा, उसको लॉम सम में हम रिटर्न में दिखा देंगे। मगर उसमें ये सब इंक्लूड नहीं होगा, क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, क्रॉकरी, बुक्स, ये सब इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट वन, इसमें क्या है, यदि आप गवर्नमेंट ऑलरेडी, ये न्यू जॉब होल्डर के लिए, यदि आप कोई गवर्नमेंट सर्विस में हो और आप चाहे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में प्रॉपर चैनल में टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर अदर डिपार्टमेंट को चले गए, तो इस केस में और एक बार आपको इस तरीके का रिटर्न भरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जब जॉब में ज्वाइन किए थे तब आप रिटर्न भर चुके हो। तो जब आप जॉब चेंज कर रहे हो तो उस केस में और एक बार इसको भरना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। रूल 18 सबसेक्शन 1, उसका जो फर्स्ट बिट है, जो बेसिकली न्यू जॉब होल्डर्स जिनका रिक्रूटमेंट न्यूली हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब जिनको न्यूली मिला है, तो आपको ये जो असेट्स लाइबिलिटीज के ऊपर आपको रिटर्न सबमिट करना ही है, चाहे आप कोई भी पोस्ट में हो, राइट। उसका सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सभी एम्प्लॉइज के लिए रूल 18, उसका जो सेकंड बिट है, हम रिटर्न फाइल करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का। बेसिकली ग्रुप ए एंड ग्रुप बी गवर्नमेंट सर्वेंट्स, उनको जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका डाटा देना पड़ता है। बेसिकली ईयर हम यहां पर लेते हैं जनवरी 1 टू, यहां पर मैं लिख देता हूं जनवरी 1 टू दिसंबर 31। ओके, आप चाहे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है आपका नाम पे है, कि आपका कोई फैमिली मेंबर के नाम पे है, कि आपका ऑन बिहाफ ऑफ यू एनी अदर पर्सन का नाम पे है, प्रीवियस ईयर आप भरा था, आप रिटर्न भरा था, इस बार यदि आप कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदा है, ऐड किया है, तो उसको भी शो करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर आप भर चुके हो ऑलरेडी। और इसी ईयर में जो जनवरी 1 टू दिसंबर 31 के अंदर यदि आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आप खरीदा है तो उसको शो करना है, चाहे कोई बिल्डिंग खरीदा है, कोई लैंड खरीदा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो उसको शो करना है। और आपको जनवरी 31 जो है उसके अंदर आपको ये रिटर्न भरना है। बेसिकली जनवरी 1 टू दिसंबर 31, अभी जैसे ये चल रहा है 2023, तो जनवरी 1 टू दिसंबर 31 तक हम बेसिकली जनवरी 31 2024 के अंदर हमको रिटर्न, प्रॉपर्टी रिटर्न सबमिट करना है। ठीक है, ये बेसिकली ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के लिए है। और ये 18 सेकेंड बीट में है, ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं एवरी ईयर, ये 18II, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूल, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, रूल 18II। तो वही दिया है, एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंगिंग टू एनी सर्विस और होल्डिंग एनी पोस्ट इंक्लूडेड इन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी शाल सबमिट ऑन एनुअल रिटर्न इन सच फॉर्म। आज एक फॉर्म है, उसको प्रिस्क्राइब किया है गवर्नमेंट, इन दिस रिगार्ड गिविंग फुल पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी inherited by him or owned or acquired by him or held by him on lease, mortgage, either in his own name or in the name of any member of his family। तो अभी मैं बताया था, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, आपका फैमिली मेंबर के नाम पे है, और ऑन बिहाफ ऑफ यू एनी अदर पर्सन का नाम पे है, आप उसको लीज में लिया है कि मॉर्टगेज में लिया है, ये पूरा डिटेल्स आपको भरना है। इसी ईयर जो लेंगे जनवरी 1 टू दिसंबर 31 के अंदर, मगर हम जो रिटर्न फाइल करेंगे नेक्स्ट ईयर जनवरी 31 के अंदर हम इसको रिटर्न फाइल करेंगे। लास्ट डेट होगा नेक्स्ट ईयर जनवरी 31। समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है रूल 18II, एवरी ईयर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सर्वेंट्स ये रिटर्न भरेंगे। ठीक है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर प्रीवियस ईयर आप भरा था,
इस ईयर यदि कुछ आड़ हो रहा है, आप आड़ को दिखा दीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो भरा था वो तो डिटेल्स डाटा है, जो भी आड़ किया है वो उसमें आड़ कर दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वन रूल 18(2) को चलेंगे। ओके, रूल 18(2) इसको याद रखना है। रूल सबसेक्शन 2 में क्या है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट shall accept with the previous knowledge of the prescribed authority acquire or dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift or otherwise, either in his own name or in the name of any member of his family. तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर है। आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आप एक्वायर किया कि उसको डिस्पोज कर दिया, बेच दिया, ओके, बाय लीज है कि मॉर्टगेज है कि परचेज है, चाहे आप परचेज किया कि सेल किया कि गिफ्ट के आकार में दिया कि लीज से लिया कि मॉर्टगेज आकार में लिया, चाहे आपका नाम पे हो चाहे फैमिली मेंबर का नाम पे हो और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ यू ऑन एनी अदर पर्सन, आप प्रीवियस नॉलेज में लाना है रिलेटेड टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप जब एक्वायर करोगे, ठीक है, कि डिस्पोज करोगे कि सेल करोगे कि परचेज करोगे कि किसको गिफ्ट के आकार में दोगे कि लीज के आकार में लोगे कि मॉर्टगेज के आकार में लोगे, तो जब भी लेना है आपको आपका प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो है उनको उनका नॉलेज में लाना है, उनको इन्फॉर्म करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। तो ये 18(2) बहुत इंपॉर्टेंट है। 18(2) जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर है। जब भी हम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे, चाहे कोई बिल्डिंग एक्वायर किया, कोई लैंड को आप परचेज किया, कोई लैंड को बेचा कि कोई बिल्डिंग को बेचा, समझ में आ रहा है, कि कोई बिल्डिंग को लीज के आकार में लिया कि कोई लैंड को लीज के आकार में लिया कि आप मॉर्टगेज के आकार में लैंड बिल्डिंग को लिया, तो आपको आपका प्रिस्क्राइब अथॉरिटी का नॉलेज में लाना है। ठीक है, और यदि आप ये काम क्या रहे हो जो ऑफिशियल डीलिंग से, ये जो आप सेलिंग, परचेज, मॉर्टगेज, लीज ये सब जो कर रहे हो, यदि जिस आदमी के साथ कर रहे हो उसके साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है तो प्रीवियस सैंक्शन चाहिए। तो आपको याद रखना है, यदि जिस आदमी के साथ ये ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो यदि उसके साथ ऑफिशियल डीलिंग है, प्रीवियस सैंक्शन चाहिए। उस आदमी के साथ आपका प्रीवियस सैंक्शन नहीं है, उस आदमी के साथ कोई ऑफिशियल डीलिंग्स नहीं है, तो आपको सिंपली प्रिस्क्राइब अथॉरिटी का नॉलेज में लाना है। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो, चाहे खरीद रहे हो कि बेच रहे हो, चाहे परचेज की सेल, व्हेन यू परचेज की सेल, acquire on the basis of lease, acquire on the basis of mortgage, ये जो कर रहे हो on your own name or on the name of your family members or on behalf of you or on behalf of you any other person's name, then at that time आपको previous knowledge, it means previous जो गवर्नमेंट को previous information देना है। ओके, जो मीन्स बेसिकली प्रिस्क्राइब अथॉरिटी का प्रीवियस नॉलेज में लाना है। Suppose if you make any type of transaction with the person and you are having official dealing with him, जिस पर्सन के साथ आप ये सब ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसके साथ ऑफिशियल डीलिंग है, तो गवर्नमेंट का प्रीवियस सैंक्शन चाहिए। ओके, प्रीवियस सैंक्शन क्या है, जब आप रिक्वेस्ट करोगे 30 डेज के अंदर, जब आप रिक्वेस्ट करोगे 30 डेज के अंदर गवर्नमेंट से सैंक्शन मिलेगा। गवर्नमेंट whether government actually accept your proposal or not, ठीक है, 30 डेज के अंदर। 30 डेज क्रॉस हो जाता है, हम ये मान लेते हैं कि गवर्नमेंट आपको मैंने सैंक्शन कर दिया, जो आप रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट सैंक्शन कर दिया, यदि 30 डेज क्रॉस हो जाता है। ठीक है, ये बहुत जो 18 सबसेक्शन 2 इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर है और प्रिस्क्राइब अथॉरिटी का प्रीवियस नॉलेज में लाना है यदि आप कुछ एक्वायर कर रहे हो। ओके, कि ओन्ड, एक्वायर, लीज, मॉर्टगेज बेसिस आप इसको एक्वायर कर रहे हो कि आपका कोई फैमिली मेंबर के नाम पे कि एनी अदर पर्सन के नाम पे, तो आपको नॉलेज में लाना है। और ये जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो, यदि जिस आदमी के साथ ये सब ट्रांजैक्शन कर रहे हो और उसके साथ ऑफिशियल डीलिंग है, तो गवर्नमेंट का प्रीवियस सैंक्शन आपको लेना है। यू मस्ट टेक द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, सॉरी। ठीक है, और उसमें आपको 30 डेज के अंदर प्रिस्क्राइब अथॉरिटी वो जवाब दे देंगे। जवाब नहीं आ रहा है तो ऑटोमेटिकली आपको ये मिल जाएगा 30 डेज होने के बाद कि प्रीवियस सैंक्शन प्रिस्क्राइब अथॉरिटी ने दे दिया। ठीक है, चलो 18(3) को चलेंगे। रूल 18(3) बेसिकली जो रूल 18 सबसेक्शन 3 है, मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर है। ठीक है,
वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंटर्स इनटू ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी को अंडरलाइन कर दिया, आइदर इन हिज ओन नेम और इन द नेम ऑफ मेंबर ऑफ हिज फैमिली, ओके, और उसका जो वैल्यू होगा एक्सीड्स 2 months बेसिक पे। सपोज कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, यू अक्वायर मूवेबल प्रॉपर्टी सपोज ऑन योर ओन नेम और नेम ऑफ योर फैमिली मेंबर, तो इस केस में यदि वो मूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यू ग्रेटर देन 2 months बेसिक पे, आपका जो गवर्नमेंट सर्वेंट का 2 months बेसिक पे से ज्यादा होगा, तब गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर देना है। जिस यदि जो जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी आप अक्वायर कर रहे हो, चाहे आपका नाम पे हो कि आपका फैमिली मेंबर का नाम पे हो, जब कर रहे हो यदि उसका वैल्यू ग्रेटर देन 2 months बेसिक पे है, तो इस केस में गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। और जो रिपोर्ट करना है बेसिकली जिस डेट में आप ये मूवेबल प्रॉपर्टी को अक्वायर करोगे, तो 1 month के अंदर आपको रिपोर्ट करना है गवर्नमेंट को। बेसिकली गवर्नमेंट मीन्स प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है। वही दिया है, वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंटर्स इनटू ए ट्रांजैक्शन in respect of movable property either in his own name or in the name of the member of his family, he shall within 1 month from the date of such transaction report the same to the prescribed authority। ओके, मगर कब आप प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को इन्फॉर्म करोगे? यदि जो वैल्यू ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड्स 2 months बेसिक पे, यदि आपका जो बेसिक पे है उसका 2 months बेसिक पे से ज्यादा होगा, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी आप अक्वायर कर रहे हो कि आपका कोई फैमिली मेंबर के नाम पे आप अक्वायर कर रहे हो, उसका वैल्यू मोर देन 2 months बेसिक पे है, तब आप प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है। और जिस डेट में ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसका 1 month के अंदर प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है। यदि ये जो आप अक्वायर कर रहे हो जिस आदमी के साथ, जिस पर्सन के साथ आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उसके साथ यदि आपका ऑफिशियल डीलिंग्स है तो प्रीवियस सैंक्शन जरूरत है। ऑफिशियल डीलिंग्स मीन्स प्रीवियस सैंक्शन, नहीं तो अदर केस में क्या है, जनरली आपको प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है। जिस डेट में आप ट्रांजैक्शन हो रहा है 1 month के अंदर, 1 month के अंदर रिपोर्ट करना है। ठीक है, समझ में आ गया? मगर जिस आदमी के साथ ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो, यदि उसके साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है, तब प्रिस्क्राइब अथॉरिटी का प्रीवियस सैंक्शन चाहिए। तो प्रीवियस सैंक्शन वही है, आप 30 days होगा प्रीवियस सैंक्शन, जो डेज होगा जिस डेट में आप रिक्वेस्ट कर रहे हो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को, 30 days आप वेट करो, 30 days के अंदर जवाब मिल जाएगा। ठीक है, यदि जवाब नहीं मिल रहा है तो ये मान लो कि प्रिस्क्राइब अथॉरिटी ने सैंक्शन कर दिया, तो ऑफिशियल डीलिंग्स मीन सैंक्शन। और अदर केस में जिस डेट में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो 1 month के अंदर उसको प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है। तो ये जो 18 सबसेक्शन 3 है, ये बेसिकली मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर है। मगर ये जो होगा बेसिकली जब मूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यू मोर देन 2 months बेसिक पे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर देन 2 months बेसिक पे होगा, तो इस केस में आपको रिपोर्ट करना है। और यदि जिस आदमी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसके साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है तो प्रीवियस सैंक्शन लेना है। ठीक है, 18(4) रूल 18 सबसेक्शन 4, द गवर्नमेंट और द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी मे एट एनी टाइम by general or special order require a government servant to furnish within a period specified in the order a full and complete statement of such movable or immovable property held or acquired by him or on his behalf or by any member of his family as may be specified in the order. Such statement shall, if so required by the government or by the prescribed authority, include the details of the means by which or the source from which such property was acquired। तो ये एक जनरल और स्पेशल ऑर्डर है, कोई भी टाइम में, चाहे गवर्नमेंट हो कि प्रिस्क्राइब अथॉरिटी हो, वो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपका जो मूवेबल प्रॉपर्टी है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर आपको डिटेल्स दे देना है और कौन सा सोर्स से आप खरीदा, पूरा डिटेल्स आपको देना है। मगर ये एक स्पेशल और जनरल ऑर्डर होता है। जब कोई स्पेशल केस में प्रिस्क्राइब अथॉरिटी इन्फॉर्म कर रहा है कि गवर्नमेंट इन्फॉर्म कर रहा है, तब आपको ये मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर रिटर्न आपको सबमिट करना है और किस सोर्स से आप खरीदा वो सोर्स भी आपको देना है। ठीक है, ये रूल 18 सबसेक्शन 4 है। ठीक है, तो 4 सबसेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, मूवेबल प्रॉपर्टी देखेंगे क्या क्या इंक्लूड होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। मूवेबल प्रॉपर्टी में ज्वेलरी,
इंश्योरेंस पॉलिसी जो होगा, जो इंश्योरेंस प्रीमियम होगा वो यदि आपका 2 मंथ्स बेसिक पे से ज्यादा होगा, वही दिया है, द एनुअल प्रीमियम ऑफ व्हिच एक्सीड्स रुपीज 2 मंथ्स बेसिक पे ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। इंश्योरेंस पॉलिसी केस में शेयर्स, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। जो भी लोन्स लिया है, और लोन्स वेदर सिक्योर्ड और नॉट, एडवांस्ड और टेकन बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, और लोन्स भी आएगा मूवेबल प्रॉपर्टी में। मोटर कार्स, मोटरसाइकिल्स, हॉर्सेस और एनी अदर मीन्स ऑफ कन्वेयंस, रेफ्रिजरेटर्स, रेडियोग्राम्स एंड टेलीविजन, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये सब मूवे, इसको थोड़ा आपको ध्यान देना है, राइट। चलो नेक्स्ट वन, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। बेसिकली ग्रुप ए पोस्ट के लिए प्रिस्क्राइब अथॉरिटी गवर्नमेंट है, और ग्रुप बी पोस्ट के लिए प्रिस्क्राइब अथॉरिटी एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। ग्रुप सी डी के लिए जो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी है, हेड ऑफ ऑफिस है। इसको आपको याद रखना है। ग्रुप ए पोस्ट के लिए जो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी गवर्नमेंट है, ग्रुप बी पोस्ट के लिए प्रिस्क्राइब अथॉरिटी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, और ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट के लिए प्रिस्क्राइब अथॉरिटी हेड ऑफ ऑफिस है। ठीक है, तो अभी हम बताएं कि आपको चाहे इमूवेबल हो कि मूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसके ऊपर जब हम रिपोर्ट करेंगे बेसिकली प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को, और की सैंक्शन हमको चाहिए, तो हम प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करेंगे। तो उस केस में किस पोस्ट के लिए, इट मीन्स हु इज द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, ये में इन्फॉर्म कर दिया। और यदि आप बेसिकली डेपुटेशन में कि फॉरेन सर्विस में चला गया, तो आपका जो पेरेंट कैडर, ये दिया है, द पेरेंट डिपार्टमेंट, एक्चुअली द पेरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द कैडर, ये दिया इन रिस्पेक्ट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन फॉरेन सर्विस और ऑन डेपुटेशन टू एनी अदर मिनिस्ट्री और एनी अदर गवर्नमेंट, आपका पेरेंट कैडर, पेरेंट डिपार्टमेंट ही आपका प्रिस्क्राइब अथॉरिटी होगा। ओके, पेरेंट डिपार्टमेंट ऑन द कैडर ऑफ व्हिच सच गवर्नमेंट सर्वेंट इज बोर्न, और द मिनिस्ट्री व्हिच इज एडमिनिस्ट्रेटिवली सबऑर्डिनेट एज ए मेंबर ऑफ दैट कैडर। तो आपको याद रखना है, यदि आप फॉरेन सर्विस में चले गए कि डेपुटेशन में चले गए, तो आपका प्रिस्क्राइब अथॉरिटी बेसिकली आपका पेरेंट कैडर से ही होगा। जैसे पेरेंट कैडर से आप ग्रुप ए हो पोस्ट में, तो गवर्नमेंट होगा। तो ग्रुप बी पोस्ट के लिए आप डेपुटेशन में चले गए कि फॉरेन सर्विस में चले गए, आपका पोस्ट ग्रुप पेरेंट कैडर में आपका ग्रुप बी पोस्ट था, तो आपका पेरेंट कैडर का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये चीज को थोड़ा ध्यान देना है। और कुछ चीज को चलेंगे। इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर incurred on repairs and minor additions to an immovable property, सपोज आपका एक बिल्डिंग है, उसका रिनोवेशन आप कर रहे हो, उस रिनोवेशन में आप जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो एक्सपेंडिचर जब बेसिकली 2 मंथ्स बेसिक पे से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 2 मंथ्स बेसिक पे, ये बेसिकली रूल 18(3) में जो ये था, ग्रेटर देन 2 मंथ्स बेसिक पे हो रहा है, रिनोवेशन का काम चल रहा है, रिपेयर काम चल रहा है, इस केस में यदि एक्सपेंडिचर, आपका जो एक्सपेंडिचर होगा वो 2 मंथ्स बेसिक पे से ज्यादा होगा, तब आपको बेसिकली इंटीमेट करना है, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को इंटीमेट करना है। ठीक है, आपका जो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी में बताया किसका क्या प्रिस्क्राइब अथॉरिटी है, तो उनको इंटीमेट करना है। मगर यहाँ पर सभी केस में नहीं, यदि आपका रिनोवेशन एक्सपेंडिचर मोर देन 2 मंथ्स बेसिक पे होगा, तो इस केस में आपको इंटीमेट करना है आपका प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को। हाँ, यदि आपका ये जो एक्सपेंडिचर कर रहे हो, आप जो भी सपोज एक आदमी के साथ ऑफिशियल डीलिंग है, उससे आप सीमेंट, रॉड, ये सब खरीद रहे हो, ठीक है, तब आपको प्रीवियस सैंक्शन चाहिए, प्रायर सैंक्शन। ये जो खर्च कर रहे हो, यदि आप जो भी आइटम्स है रिनोवेशन के लिए, चाहे आप ब्रिक्स, रॉड, सीमेंट, ये जो खरीद रहे हो, जिस आदमी से खरीद रहे हो, जिस पर्सन से खरीद रहे हो, उसके साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है, तब आपको प्रायर सैंक्शन लेना है। तो हैवर प्रायर सैंक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी शुड बी ऑब्टेन्ड इन ऑल केसेस रिगार्डलेस ऑफ अमाउंट। रिगार्डलेस ऑफ अमाउंट, यहां पर कोई ऐसा अमाउंट स्पेसिफिक नहीं है। आप एक आदमी पर्सन के साथ ऑफिशियल डीलिंग है, उससे आप ब्रिक्स, रॉड, सीमेंट ये सब खरीद रहे हो रिपेयर के लिए, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, जैसे 2 मंथ्स बेसिक पे से ज्यादा होगा, ये लिमिट नहीं है। तो उस केस में आपका प्रायर सैंक्शन जरूरत है प्रिस्क्राइब अथॉरिटी का। वेयर द ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग द मटेरियल परचेजेस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सच रिपेयर्स और माइनर कंस्ट्रक्शन इज विद ए पर्सन विथ होम द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न्ड ऑफिशियल डीलिंग्स। समझ में आ रहा है? तो इसमें याद रखना है, रिनोवेशन के लिए, रिपेयर के लिए आप जिस आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि वो आदमी से आप कुछ खरीदा, मटेरियल्स खरीदा, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है।
इस केस में कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है। इस केस में क्या होगा, आपको प्रायर सैंक्शन, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी का प्रायर सैंक्शन लेना है। अदर केस में आप किसको कॉन्ट्रैक्ट दे दो, कि सपोज आप किससे मटेरियल खरीदो, जब ये सब खर्च जो एक्सपेंडिचर होगा वो मोर देन 2 मंथ्स बेसिक पे होगा। जो आपका बेसिक पे, ओके, 2 मंथ्स बेसिक पे से जब ज्यादा होगा एक्सपेंडिचर, तब आपको इंटीमेट करना है प्रिस्क्राइब अथॉरिटी का, ठीक है। मगर जो बेसिकली एक पर्सन के साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है और उसको आप कॉन्ट्रैक्ट दे दिया रिपेयर के लिए, ठीक है, कि उससे मटेरियल खरीदा, तो उसमें कोई लिमिट नहीं है। उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उससे मटेरियल खरीदा है और बेसिकली आप उसके साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग्स है, तो उस केस में प्रायर सैंक्शन, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी का प्रायर सैंक्शन चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट वन, with a view to enable the administrative authorities to keep a watch over such transaction, it has been decided that an intimation may be sent in the enclosed pro forma to the prescribed authority in respect of all government servants. Cumulative transactions जैसे शेयर्स, सिक्योरिटीज, यहाँ पर शेयर्स, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड स्कीम्स, क्यूमुलेटिव मीन्स सब खरीदना, परचेजिंग एंड सेलिंग। ओके, आप जो क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शन, आप शेयर खरीद रहे हो, बेच रहे हो, सिक्योरिटीज खरीद रहे हो, बेच रहे हो, कि डिवेंचर्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो, कि म्यूचुअल फंड स्कीम, ये टोटल मिलाकर यदि आपका क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शन 6 मंथ्स बेसिक पे से ज्यादा हो जाएगा, तब आपको इन्फॉर्म करना है, इंटीमेट करना है आपका प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को, वही दिया है। ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर, तो इसको सबमिट करना है, टू बी सबमिटेड बाय 31 जनवरी ऑफ सब्सिक्वेंट कैलेंडर ईयर। यदि इसका जो वैल्यू होगा बेसिकली 6 मंथ्स ग्रेटर देन 6 मंथ्स बेसिक पे। अच्छा, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, यहां पर क्या है, क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शंस। क्यूमुलेटिव मींस परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर्स और टेकन म्यूचुअल फंड स्कीम, पूरा कैलेंडर ईयर में जो जनवरी 1 टू दिसंबर 31 के अंदर, यदि आपका पूरा जो क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शंस उसको ऐड कर दो, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, की परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ डिबेंचर्स, की परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, जो भी आपका आप जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हो क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शंस, यदि वो ट्रांजैक्शंस ग्रेटर देन 6 मंथ्स बेसिक पे होगा, तो आपको तो उसको सबमिट करना है, टू बी सबमिटेड बाय 31 जनवरी ऑफ सब्सिक्वेंट कैलेंडर ईयर। तो हम जानते हैं जो रिटर्न हम सबमिट करते हैं जो इस कैलेंडर ईयर का, इस जैसे अभी चल रहा है 2023, इस कैलेंडर ईयर का हम सबमिट करेंगे, कब सबमिट करेंगे, जनवरी 31 2024 के अंदर। तो यहां पर वही है, यदि ये पूरा क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शंस ग्रेटर देन 6 मंथ्स बेसिक पे होगा, तो आपको डिटेल्स जो भी ट्रांजैक्शंस किया उसको सबमिट करना होगा बाय 31 जनवरी, ओके, ऑफ सब्सिक्वेंट कैलेंडर ईयर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। नेक्स्ट चलेंगे रूल 18A। रूल 18A बेसिकली restrictions in relation to acquisition and disposal of immovable property outside India and transactions with foreigners। जो भी ट्रांजैक्शंस बेसिकली आउटसाइड में हो रहा है, अब्रोड में हो रहा है, उससे रिलेटेड है 18A, इसको याद रखना है, ट्रांजैक्शंस विद द अब्रोड, विद द आउटसाइड। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन। ओके, आप आउटसाइड इंडिया में, सपोज आप कोई outside India, if you acquire any asset or on your name or on the name of the family member or on behalf of you on any other's name, mortgage में लिया कि लीज में लिया या परचेज किया आउटसाइड इंडिया, अब्रोड में, तब प्रीवियस सैंक्शन का जरूरत है। तो इस केस में सैंक्शन के लिए क्या है, आप जब भी कोई एसेट खरीद रहे हो अब्रोड से, इफ यू परचेज एनी एसेट इन अब्रोड, कि इफ यू acquire any asset on the lease basis ki mortgage basis on your name or on the name of your family member, in that case actually it means you should have taken a sanction from the government. So you approach to the government, then within 3 months, actually within 3 months टाइम होगा, गवर्नमेंट उसको सैंक्शन करेगा कि नहीं, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि वो 3 मंथ्स क्रॉस हो जाता है तो हम ये मान लेंगे कि गवर्नमेंट सैंक्शन कर दिया, मगर प्रीवियस सैंक्शन जरूरी है। प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी दिया है, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी में बोल डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। तो प्रीवियस सैंक्शन प्रिस्क्राइब अथॉरिटी का जरूरत है। कोई भी आप फॉरेन ट्रांजैक्शंस कर रहे हो,
ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन विद द अब्रोड आप कर रहे हो, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी का प्रीवियस सैंक्शन चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसमें जो टाइम है विद इन 3 मंथ्स आप अप्रोच करोगे, टाइम 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स के अंदर उसको प्रिस्क्राइब अथॉरिटी क्या आपको राय देगा, क्या वेदर सैंक्शन करेगा कि नहीं, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा, मगर टाइम है विद इन 3 मंथ्स। और 3 मंथ्स क्रॉस हो जाता है, हम ये मान लेंगे कि प्रिस्क्राइब अथॉरिटी सैंक्शन कर दिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है अब्रोड में, बेसिकली आउटसाइड ऑफ इंडिया में आप कोई भी एसेट परचेज कर रहे हो और बेसिकली लीज में ले रहे हो कि मॉर्टगेज के आकार में ले रहे हो, आपके नाम पे हो कि आपका फैमिली मेंबर के नाम पे हो, तो इस केस में प्रीवियस सैंक्शन जरूरत है, और ये टाइम भी बताया। नेक्स्ट वन, आप यहां पर डिस्पोज का बात आ जाता है। डिस्पोज में क्या है, यदि आप कोई भी आपका अब्रोड में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आपका कोई आउटसाइड में अब्रोड में आपका लैंड है कि बिल्डिंग है, आप उसको बेच रहे हो, ठीक है, तो इस केस में भी प्रीवियस सैंक्शन का जरूरत है। प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी इज नेसेसरी वन। ठीक है, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहे आपके नाम पे था कि आपका फैमिली मेंबर के नाम पे था, आप उसको भी डिस्पोज करना चाहते हो, आप उसको भी सेल करना चाहते हो, कि आप उसको लीज के आकार में दे देना चाहते हो, कि आप उसको मॉर्टगेज के आकार में दे देना चाहते हो, तो प्रीवियस सैंक्शन का जरूरत है। तो ये 18B में है। ठीक है, 18 जो ये देखिए, ये तो फॉरेन ट्रांजैक्शंस रूल है 18A। इसमें इसमें जो सब सेक्शन ए में हम क्या बताया, आप एक्वायर कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, लीज में आकार में ले रहे हो, मॉर्टगेज के आकार में ले रहे हो, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड ऑफ इंडिया में, तो प्रीवियस सैंक्शन का जरूरत है। बी में क्या है, इसमें आपका कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी था अब्रोड में, चाहे आपका नाम पे हो कि फैमिली मेंबर का नाम पे हो, आप उसको डिस्पोज करना चाहते हो, आप उसको सेल करना चाहते हो, आप उसको लीज के आकार में देना चाहते हो, तो भी प्रीवियस सैंक्शन का जरूरत है। बिना प्रीवियस सैंक्शन आप ये नहीं कर सकते। टाइम लिमिट क्या है, 3 मंथ्स। प्रीवियस सैंक्शन का जो टाइम लिमिट है वो कितना है, 3 मंथ्स। ऑटोमेटिकल 3 मंथ क्रॉस हो जाएगा तो गवर्नमेंट इट मींस प्रिस्क्राइब अथॉरिटी सैंक्शन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वन, एंटर इनटू एनी ट्रांजैक्शन विथ एनी फॉरेनर। एंटर इनटू एनी ट्रांजैक्शन विथ एनी फॉरेनर, फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, आप कोई भी ट्रांजैक्शन किया फॉरेनर के साथ कि फॉरेन गवर्नमेंट के साथ कि फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इस केस में प्रीवियस सैंक्शन का जरूरत है। अब ये देख लेंगे कि कोई सपोज आप कोई फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन कि कोई बेसिकली फॉरेन गवर्नमेंट, ये है आप वही चीज है, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो कि लीज के आकार में ले रहे हो कि मॉर्टगेज के आकार में ले रहे हो कि कोई फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन का, कोई फॉरेन गवर्नमेंट का, तो इस केस में प्रीवियस सैंक्शन का जरूरत है। कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन को बेच रहे हो, ओके, कोई फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन को बेच रहे हो कि फॉरेन गवर्नमेंट को बेच रहे हो आपका जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो इस केस में भी प्रीवियस सैंक्शन का जरूरत है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, यहां पर टाइम लिमिट देखेंगे। अभी मैं बताया था टाइम लिमिट फॉर ग्रांट और परमिशन रिलेटेड टू ट्रांजैक्शंस इन इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, और ये 60 डेज है। मैं वहां पर गलत से बताया 3 मंथ्स, वो एक्चुअली 60 डेज है, वहां पर गलत से बता दिया 3 मंथ्स बता दिया, गलत है, वो 60 डेज है एक्चुअली। रियली आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, तो आप उसको मान लो 60 डेज। यहां पर मैं क्लैरिफाई कर दिया, जो भी आप फॉरेन ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो इस केस में बेसिकली आपका प्रिस्क्राइब अथॉरिटी का प्रीवियस सैंक्शन चाहिए। वो जो टाइम लिमिट होगा वो 60 डेज होगा। ओके, मैं वहां पर गलती से बता दिया 3 मंथ्स, 3 मंथ्स नहीं है, यही है, 60 डेज होगा, प्लीज फॉरगिव मी। 60 डेज होगा। कोई भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, चाहे आप बेसिकली आउटसाइड इंडिया, if you purchase any immovable property, acquired any immovable property on the lease basis, mortgage basis, on your name or on the name of any family member, then first one, previous sanction of your prescribed authority must be required। और ये जो टाइम लिमिट है वो 60 डेज है। टाइम लिमिट क्या है, 60 डेज है, और 60 डेज के अंदर आपको सैंक्शन मिलेगा कि नहीं, बोर्ड प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और 60 डेज क्रॉस हो जाएगा तो ये मान लेंगे कि हमको प्रीवियस सैंक्शन मिल गया। तो बिना प्रीवियस सैंक्शन आप ये ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो मजा बात है, वहां पर प्लीज फॉरगिव मी, वहां पर मैं 3 मंथ्स नहीं है, वो 60 डेज है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, 60 डेज है। नेक्स्ट है ये गवर्नमेंट सर्वेंट रिपोर्ट टू द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट्स। यदि आपका फिक्स्ड डिपॉजिट्स आप जो रख रहे हो
उसका वैल्यू मोर देन 2 मंथ्स बेसिक पे, एक्सीड्स 2 मंथ्स बेसिक पे, तब आपको प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, आप जो फिक्स डिपॉजिट बेसिकली इफ यू keep the fixed deposit in the bank and its value is more than 2 months basic pay, then you must report to the prescribe authority. Similarly, a government servant report to the prescribe authority for joining cheat funds if it exceeds 2 months basic pay. भाई आप चिट फंड में ज्वाइन कर रहे हो, यदि जो भी अमाउंट आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो और उसका वैल्यू मोर देन 2 मंथ्स बेसिक पे है, तो प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है। मगर यदि जो चीट फंड केस में आपका ऑफिशियल डीलिंग्स है, ऑफिशियल डीलिंग्स मीन्स प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट वुड बी नेसेसरी ओनली इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न्ड हैज ऑफिशियल डीलिंग्स विद द चीट फंड। यदि वो चीट फंड के साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग्स है तो उसमें प्रीवियस सैंक्शन चाहिए, ठीक है, प्रेस्क्राइब अथॉरिटी का, राइट। ये चीज को थोड़ा ध्यान देना है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिपोर्ट टू द प्रेस्क्राइब अथॉरिटी फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में बताया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में भाई यदि आपका जो प्रीमियम मोर देन 2 मंथ्स बेसिक पे है, ओके 2 मंथ्स बेसिक पे है, तब आपका प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है, बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में। और ये गवर्नमेंट सर्वेंट नीड नॉट रिपोर्ट टू द प्रेस्क्राइब अथॉरिटी इफ द एनुअल प्रीमियम इज लेस देन 2 मंथ्स बेसिक पे, ओके। मगर जब आप मैच्योर्ड हो जाएगा, जो सर्वाइवल बेनिफिट और मैच्योर्ड हो जाएगा, तब आपको रिपोर्ट करना है। यदि इनिशियली जब आप प्रीमियम भरा था वो लेस देन 2 मंथ्स बेसिक पे था, मगर अभी जो आपको सर्वाइवल बेनिफिट और मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है, तब आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। वहां पर एक गलती कर दिया, कोई भी फॉरेन ट्रांजैक्शन केस में जो टाइम लिमिट है वो 60 डेज है, 3 मंथ्स नहीं है, ठीक है, प्लीज फॉरगिव मी। चलो अभी रूल 19 देखेंगे। रूल 19 क्या है? विंडिकेशन ऑफ एक्ट्स एंड कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है रूल 19 को, विंडिकेशन ऑफ एक्ट्स एंड कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो नो गवर्नमेंट सर्वेंट शाल except with the previous sanction of the government have recourse to any court or to the press for the vindication of any official act which has been the subject matter of adverse criticism or an attack of a defamatory character। तो अभी क्या है, जो भी ऑफिशियल एक्ट है वो भी समालोचना का विषय है। जो भी ऑफिशियल एक्ट है तो बेसिकली उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, कुछ ऑफिशियल एक्ट, उसके ऊपर एडवर्स क्रिटिसिज्म आ रहा है, तो उसको न्याय सिद्ध करने के लिए आप चाहते हो कि मैं कोर्ट चला जाऊंगा, ओके, मुझे कोर्ट को जाना है कि प्रेस को जाना है, मगर बिना प्रीवियस सैंक्शन आप नहीं जा सकते। उसको न्याय सिद्ध करने के लिए प्रीवियस सैंक्शन चाहिए, समझ में आ रहा है। तो कोई भी ऑफिशियल एक्ट है जिसको क्रिटिसाइज, जिस मैंने चल रहा है अभी, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बेसिकली उसका समालोचना चल रहा है, तो बेसिकली इस केस में गवर्नमेंट सर्वेंट चाहता है कि मैं कोर्ट चला जाऊंगा और प्रेस चला जाऊंगा न्याय सिद्ध करने के लिए, उसको इट मीन्स प्रमाणित करने के लिए, कि न्याय सिद्ध करने के लिए आप चाहते हो कि मैं कोर्ट चला जाऊंगा और प्रेस चला जाऊंगा, और उसमें गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए। बिना गवर्नमेंट सैंक्शन आप नहीं जा सकते। तो उसमें जो इसी में जो टाइम लिमिट होता है 3 मंथ्स होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी में टाइम लिमिट 3 मंथ्स होगा। यदि आप डायरेक्टली कोर्ट और प्रेस नहीं जा सकते, ये जो ऑफिशियल एक्ट के ऊपर अभी क्रिटिसिज्म, कुछ एडवर्स क्रिटिसिज्म आ रहा है, ओके, और उसके ऊपर बेसिकली जो डिफेमेटरी कैरेक्टर है, आप उसको न्याय सिद्ध करने के लिए आप चाहते हो कोर्ट और प्रेस जाओगे, आप फर्स्ट प्रीवियस सैंक्शन चाहिए। तो प्रीवियस सैंक्शन आप गवर्नमेंट को अप्रोच करोगे, तो जिस डेट में अप्रोच करोगे 3 मंथ्स के अंदर वो आ जाएगा। बेसिकली गवर्नमेंट क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है हम देखेंगे। यदि 3 मंथ्स क्रॉस हो रहा है, ऑटोमेटिकल 3 मंथ्स सरपास हो गया और कुछ इंफॉर्मेशन हमको नहीं आया, ये मान लेंगे कि गवर्नमेंट सैंक्शन दे दिया। अदरवाइज आप डायरेक्टली कोर्ट और प्रेस को नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है? यहां पर दिया है, कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी आधिकारिक कृत्य की पुष्टि के लिए किसी न्यायालय या प्रेस का सहारा नहीं लेगा जो प्रतिकूल आलोचना या अपमानजनक चरित्र के हमले का विषय रहा है। ठीक है, तो यहां पर दिया है, प्रोवाइडेड दैट इफ नो सच सैंक्शन इज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट बाय द गवर्नमेंट he shall be free to assume that the permission as sought for has been granted to him। तो इस तरीके का जो ऑफिशियल एक्ट है जिसके ऊपर अभी एडवर्स क्रिटिसिज्म चल रहा है,
और उस केस में आप कोर्ट जाना चाहते हो उसको न्याय सिद्ध करने के लिए, तो फर्स्ट आप गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करोगे। जिस डेट में रिक्वेस्ट करोगे 3 मंथ्स के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है गवर्नमेंट से हम देखेंगे। यदि वो 3 मंथ सरपास हो रहा है और गवर्नमेंट से हमको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, हम ये मान लेंगे कि गवर्नमेंट सैंक्शन कर दिया, तब हम कोर्ट और प्रेस जाएंगे वो ऑफिशियल एक्ट को न्याय सिद्ध करने के लिए। ठीक है, और यदि आपका कोई ये जो 19 रूल सबसेक्शन 2 है, इसमें क्या है, आपका प्राइवेट कैरेक्टर के ऊपर, सपोज आपका प्राइवेट कैरेक्टर के ऊपर कोई सवाल उठ रहा है, कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है, ठीक है, कोई एडवर्स क्रिटिसिज्म है कि कोई ऐसा कुछ अपमानजनक तथ्य दे रहा है, तो आप इसमें कोई ये नहीं है, आप कोर्ट जा सकते हो, मगर उसमें ओनली रिपोर्ट कर देना है। आप आराम से कोर्ट जा सकते हो, ओके, डिफामेशन केस डाल सकते हो। ये आपका पर्सनल का मामला है, क्योंकि आपका कोई आपका पर्सनल कैरेक्टर को खराब कर रहा है और आपको आपका इमेज को तारनिश करने के लिए कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो ये चीज में आप कोर्ट को जा सकते हो। ठीक है, ये तो ऑफिशियल एक्ट नहीं है। ऑफिशियल एक्ट केस में प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, मगर इस केस में ओनली आप जो आप चले गए कोर्ट को, तो आपका कैरेक्टर के ऊपर हमला हो रहा है, तो आप कोर्ट में चले गए, डिफेमेशन केस डाला, ओनली गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दिया, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को रिपोर्ट कर दिया। ठीक है, ये 19(2) है। तो अभी क्वेश्चंस देखेंगे, 15 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 1, इट इज इन अकॉर्डेंस विथ व्हिच रूल अंडर CCS कंडक्ट रूल्स 1964 दैट ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल सबमिट ए रिटर्न ऑफ हिज एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। तो अभी ये रूल था, आप देखिए, एनुअली हम रिटर्न भरते हैं। जो रूल 18(1) रूल 18 सबसेक्शन 1 उसका सेकेंड पार्ट देखिए, इसमें क्लियरली मेंशन है, हम एनुअली एवरी ईयर हमको जो सब्सिक्वेंट ईयर जनवरी 31 अब सब्सिक्वेंट ईयर, ओके, ये जो कैलेंडर ईयर है जनवरी 1 टू दिसंबर 31, इसी कैलेंडर ईयर में जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओके, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आप सपोज आपका प्रॉपर्टी में ऐड किया है, उसको हम इन्फॉर्म करेंगे जनवरी 31 के अंदर सब्सिक्वेंट ईयर का। तो हमको एवरी ईयर हमको एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। ठीक है, एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान देना है। ये रूल 18 है आंसर, मगर अभी मैं बता दिया, ये रूल 18 सबसेक्शन 1 उसका जो सेकेंड पार्ट में क्लियरली मेंशन है कि एवरी जो बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट, बेसिकली ग्रुप ए एंड ग्रुप बी पोस्ट, ओके, ये दोनों ग्रुप ए ग्रुप पोस्ट का जो गवर्नमेंट सर्वेंट, उनको रिटर्न एवरी ईयर रिटर्न फाइल करना है सब्सिक्वेंट ईयर जनवरी 31 के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये रूल 18 बेसिकली आंसर, ओके, बिट सी है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। द डेफिनेशन फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड इन एक्सप्लेनेशन अंडर रूल 18 ऑफ CCS कंडक्ट रूल्स, हम देखेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी, अच्छा इनकरेक्ट देखेंगे। ज्वेलरी मूवेबल प्रॉपर्टी है, इंश्योरेंस पॉलिसीज मूवेबल है, शेयर्स डिवेंचर सिक्योरिटीज मूवेबल है, मोटर व्हीकल्स मूवेबल है। मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये सभी मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। तो इनकरेक्ट पूछा है, ये तो सभी करेक्ट है, तो यहां पर आंसर नन ऑफ दिस होगा, आंसर बिट डी होगा, क्योंकि सभी मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, रूल 18 ऑफ CCS कंडक्ट रूल्स 1964 डील्स विथ, वेरी इजी है, मूवेबल, इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी रिलेटेड है। रूल 18 मूवेबल, इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी के ऊपर है। राइट, आंसर बिट डी। क्वेश्चन नंबर 4, टाइम लिमिट beyond which permission in respect of a transaction in movable and immovable property may be assumed to have been granted by the competent authority in the absence of any communication। तो यहां पर आप देखा होगा रूल 18(2) में और रूल 18(3) में, जो ये है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये है इमूवेबल प्रॉपर्टी और ये है मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये 18(2) में क्या है, यदि आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हो, ओन कर रहे हो, आपके नाम पे कि आपका फैमिली मेंबर के नाम पे, तो आपको प्रिस्क्राइब अथॉरिटी का नॉलेज में लाना है।
प्रिस्क्राइब अथॉरिटी का नॉलेज में लाना है। यदि जिसके साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो और उसके साथ ऑफिशियल डीलिंग है तो प्रीवियस सैंक्शन का जरूरत है। ऑफिशियल डीलिंग है प्रीवियस सैंक्शन, अदरवाइज आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिस आदमी के साथ, उसके साथ ऑफिशियल डीलिंग नहीं है, आपको इन्फॉर्म करना है। प्रायर नॉलेज, जो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी का प्रायर नॉलेज में लाना है। 18(3) केस में वही है। मूवेबल प्रॉपर्टी केस में जब मूवेबल प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होगा मोर देन बाय एक्सीड्स 2 मंथ्स बेसिक पे, आपका 2 मंथ्स बेसिक पे से ज्यादा होगा तब आपको 1 मंथ के अंदर प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है। मगर यहां पर दे दिया परमिशन के लिए, द टाइम लिमिट बियॉन्ड व्हिच परमिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन, परमिशन तो 30 डेज होता है। ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। परमिशन क्या है? यदि आप बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड है, आपका जिसके साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जिसके साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसके साथ ऑफिशियल डीलिंग है, ओके, चाहे आप उससे क्या है शेयर की, सॉरी, आप लैंड बिल्डिंग आप खरीद रहे हो कि बेच रहे हो, तो इस केस में यदि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं ना, चाहे लैंड हो कि सपोज कोई बिल्डिंग हो, आप उससे खरीद रहे हो कि उसको बेच रहे हो और उसके साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है, तो प्रीवियस सैंक्शन का जरूरत है। तो इस केस में 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, तो प्रीवियस सैंक्शन बेसिकली। और परमिशन केस में बताया, यदि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो, ठीक है, कि उसको बेच रहे हो, तो परमिशन बेसिकली प्रिस्क्राइब अथॉरिटी का नॉलेज में लाना है, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी का नॉलेज में लाना है और परमिशन चाहिए। ठीक है, तो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राइट, क्वेश्चन नंबर 5, मूवेबल प्रॉपर्टी as per CCS Conduct Rules 1964 is defined as all of the following except। अच्छा, मूवेबल प्रॉपर्टी इसमें कौन नहीं है देखेंगे। वही प्रॉपर्टी इज डिफाइंड एज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ज्वेलरी एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज, annual प्रीमियम व्हिच एक्सीड 2 मंथ बेसिक पे, ये तो मूवेबल प्रॉपर्टी है। शेयर डिवेंचर्स मूवेबल प्रॉपर्टी है, ऑल लोन्स मूवेबल प्रॉपर्टी है। और मूवेबल प्रॉपर्टी में सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स ये नहीं जाएगा मूवेबल प्रॉपर्टी में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये नहीं जाएगा। सेविंग अकाउंट्स डिपॉजिट्स आप देखिए, अभी मैं मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया तो उसमें सेविंग अकाउंट्स डिपॉजिट्स नहीं जाएगा, इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट मिसकंडक्ट? ओके, अंडर सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964, हैबिचुअल लेट अटेंडेंस ये मिसकंडक्ट है। कन्विक्शन बाय कोर्ट ऑफ लॉ मिसकंडक्ट है। विलफुल जानबूझकर इनसबऑर्डिनेशन ऑफ सुपीरियर्स ये भी मिसकंडक्ट है। राइट, अटेंडेंस एज ए विटनेस इन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में आप विटनेस के आकार में अटेंड कर रहे हो, ये मिसकंडक्ट नहीं है, ये मिसकंडक्ट नहीं है, यही आंसर होगा। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट मिसकंडक्ट? इज नॉट मिसकंडक्ट मींस वही अटेंडेंस एज ए विटनेस, ओके, इन ए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, ये मिसकंडक्ट नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 7, with reference to CCS Conduct Rules 1964, sanction in connection with recourse to any court or to the press for the vindication of acts and character of government servant may be assumed to have been granted if no communication is received within 3 months। अभी मैं डिस्कस किया नहीं कि within 3 months। तो आप सपोज अभी मैं बताया कोई ऑफिशियल एक्ट है और जिसके ऊपर एडवर्स क्रिटिसिज्म आ रहा है और उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है और आप चाहते हो कि मैं कोर्ट चला जाऊंगा और प्रेस चला जाऊंगा और उसको न्याय सिद्ध करने के लिए, तो उस केस में प्रिस्क्राइब अथॉरिटी का प्रीवियस सैंक्शन चाहिए। ओके, बेसिकली गवर्नमेंट का प्रीवियस सैंक्शन चाहिए और वो जो टाइम लिमिट होता है 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स सब पास हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम मान लेंगे कि गवर्नमेंट सैंक्शन दे दिया, अभी हम कोर्ट जा सकते हैं, प्रेस को जा सकते हैं, उसको जो ऑफिशियल एक्ट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है उसको न्याय सिद्ध करने के लिए। ठीक है, जो 3 मंथ्स आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इन अकॉर्डेंस विद द सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964, परमिशन इन कनेक्शन विथ ट्रांजैक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज आउटसाइड इंडिया और फॉरेनर्स, तो कोई भी सपोज
इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रांजैक्शन हो रहा है आउटसाइड इंडिया में फॉरेनर्स के साथ, तो उसमें प्रीवियस सैंक्शन तो जरूरत है। तो प्रीवियस सैंक्शन मीन्स इस केस में 60 डेज। ओके, मे बी अज्यूम टू हैव बीन ग्रांटेड इफ नो कम्युनिकेशन इज रिसीव्ड विद इन 60 डेज। तो 60 डेज के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यदि 60 डेज के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है तो हम ये मान लेंगे कि गवर्नमेंट सैंक्शन कर दिया, बेसिकली प्रिस्क्राइब अथॉरिटी सैंक्शन कर दिया कि हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आउटसाइड में और फॉरेनर के साथ। ठीक है, वो जो टाइम लिमिट है 60 डेज है। ये आप देखिए रूल 18A में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ए गवर्नमेंट सर्वेंट होल्डिंग ए ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट shall submit an annual return giving full particulars regarding the immovable property inherited, owned or acquired by him under which rule of CCS conduct rules। हम जानते हैं कि आप देखिए रूल 18 सबसेक्शन 1, वो सबसेक्शन 1 का सेकेंड बिट देखिए, उसमें क्लियरली मेंशन है एवरी ईयर हमको इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर एनुअल रिटर्न भरना है सब्सिक्वेंट ईयर का जनवरी 31 के अंदर। सब्सिक्वेंट ईयर का जनवरी 31 के अंदर हमको इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर रिटर्न फाइल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 10 द टाइम लिमिट विद इन व्हिच ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज टू report to the prescribed authority when a government servant enters into a transaction in respect of movable property in accordance with the CCS। हाँ, कोई movable property हमें बताया जिसका वैल्यू मोर देन 2 months बेसिक पे होगा, मोर देन 2 months बेसिक पे होगा। ओके, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी चाहे ज्वेलरी हो कि आपको जो फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो, कि ज्वेलरी हो, कि शेयर्स, डिवेंचर, सिक्योरिटीज, ठीक है, कि मोटर व्हीकल्स, ये सब जो भी है, यदि उसका वैल्यू मोर देन 2 months बेसिक पे है तो आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है 1 month के अंदर, 1 month के अंदर। आंसर बी इज ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। इसको भी डिस्कस कर चुका हूं मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 which of the following activities by government servants do not involve infringement। तो इट मीन्स देखेंगे नो वायोलेशन ऑफ कंडक्ट रूल, नो वायोलेशन आप चेक करोगे। ओके, नो वायोलेशन, इसको हम देखेंगे। एसोसिएशंस और यूनियंस डिस्प्लेइंग नोटिसेस इन द ऑफिस प्रीमाइसेस रिलेटिंग टू द फॉलोइंग मैटर्स। आप रूल 6 देखिए कंडक्ट रूल का, ये रिलेटेड टू द एसोसिएशन है। तो आपका जो डिपार्टमेंट का एसोसिएशन है, यूनियन है, वो द डेट, टाइम, प्लेस एंड पर्पज ऑफ द मीटिंग। ओके, जो भी टिक लगाऊंगा, जो भी वो वायोलेशन नहीं है, डू नॉट इन्वॉल्व, वो वायोलेशन नहीं है, नो वायोलेशन में टिक लगाऊंगा तो ये वायोलेशन नहीं है। आप डेट, टाइम, किस प्लेस में मीटिंग होगा, किस पर्पज के लिए मीटिंग होगा, कौन सा डेट, कौन सा टाइम में आपका एसोसिएशन, यूनियन उसको डिस्प्लेस करेगा नोटिस में। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो एसोसिएशन का क्या इनकम है, एक्सपेंडिचर है, वो भी नोटिस में डिस्प्ले होगा, ये भी वायोलेशन नहीं है। अनाउंसमेंट्स रिगार्डिंग होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस अदर देन कैनवासिंग, इलेक्शंस कब होगा तो वो भी नोटिस में डिस्प्ले होगा, ये भी वायोलेशन नहीं है। रिमाइंडर्स टू द मेंबरशिप और ऑफ एसोसिएशंस और यूनियंस, आपको कुछ रिमाइंड, जो मेंबर है उनको रिमाइंड किया जाता है कि वो एसोसिएशन फीस नहीं दिया है, तो वो भी डिस्प्ले होगा कि ये मेंबर्स इतना इतना फी नहीं दिया है, तो ये भी वायोलेशन नहीं है। Announcements relating to matters of general interest to members of association unions that are not in nature of criticism are not subversive of discipline and do not contain objectionable language। तो कोई भी ऐसा अनाउंस होगा जो भी कोई क्रिटिसिज्म रिलेटेड नहीं है, कोई माने ऐसा डिसिप्लिन को सबवर्स नहीं कर रहा है और कोई ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज नहीं है, ये भी वायोलेशन नहीं है। ये सभी जो है एसोसिएशन रिलेटेड है, ये सभी डिस्प्ले होगा, ये कोई भी वायोलेट नहीं कर रहा है। आप रूल 6 देखिए रिलेटेड टू एसोसिएशन से, तो ये कोई भी वायोलेट नहीं कर रहा है, तो ये वही दिया है नो वायोलेशन। तो ऑल ऑफ दीज केस में वायोलेशन नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, अभी मैचिंग है, हम मैच करेंगे। देखिए यहां पर दे दिया 2 कलर है, ठीक है, 2 कलर, यहां पर देखिए आई है, यहां पर डबल आई है, ये दोनों में हम मैच करेंगे। मे बी दिया है
may be permitted, need for previous sanction, not permitted unless special reasons for doing so, prior permission. और फास्ट का स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट से, फर्स्ट केस में 4 स्टेटमेंट से, सेकेंड केस में भी 4 स्टेटमेंट से हम ओनली मैचिंग करेंगे। अच्छा देखेंगे, कन्वर्सिंग बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑफ द बिजनेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी, कमीशन एजेंसी ओन्ड और मैनेज्ड बाय मेंबर्स ऑफ द फैमिली। सपोज गवर्नमेंट सर्वेंट कोई लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी में इन्वॉल्व होगा, कि कोई कमीशन एजेंसी को ओन करेगा, कि कोई इसका फैमिली मेंबर उसका ओनर होगा कि मैनेज करेगा, तो इस केस में प्रीवियस सैंक्शन चाहिए। इस केस में प्रीवियस सैंक्शन चाहिए, डबल आई होगा, प्रीवियस सैंक्शन जरूरत है। ओके, सपोज चाहे आप कोई इंश्योरेंस एजेंसी का आप ओनर बन गए, गवर्नमेंट सर्वेंट खुद बन गया, कि कोई उसका फैमिली मेंबर बन गया, कि कोई कमीशन एजेंसी में आप इन्वॉल्व हो और कोई फैमिली मेंबर इन्वॉल्व है कि आप ओनर है, तो इस केस में नीड फॉर प्रीवियस सैंक्शन। नेक्स्ट वन, कन्वर्सिंग बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑफ बिजनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ओन्ड और मैनेज्ड बाय मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो क्या है, आपका फैमिली मेंबर सपोज कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी का ओनर है कि उसको मैनेज कर रहा है, तो इस केस में क्या है, वही दिया है, कन्वर्सिंग बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑफ बिजनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ओन्ड और मैनेज्ड बाय मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ये भी नीड फॉर प्रीवियस सैंक्शन, ये भी प्रीवियस सैंक्शन का जरूरत है, क्योंकि आपका कोई फैमिली मेंबर कोई एडवर्टाइज एजेंसी का ओनर है कि उसको मैनेज कर रहा है आप, और आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो इस केस में प्रीवियस सैंक्शन का जरूरत है, प्रीवियस सैंक्शन का जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो नेक्स्ट वन, नेगोशिएटिंग फॉर कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट व्हाइल इन सर्विस। आप जॉब में हो, फिर कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट आप नेगोशिएट कर रहे हो कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए, ठीक है, आप ऑलरेडी सर्विस में हो, अभी आप कोई कंपनी और फार्म के साथ नेगोशिएट कर रहे हो कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये नॉट परमिटेड अंडर स्पेशल रीजंस फॉर डूइंग सो, नॉट परमिटेड, ये परमिट नहीं होगा, तो ये ट्रिपल आई होगा, ये परमिट नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट सर्विस से हो और आप नेगोशिएट करेंगे कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा। अपॉइंटमेंट एज ऑथराइज्ड एजेंट नेशनल सेविंग्स, इसमें ऑथराइज्ड एजेंट का रोल प्ले करना, तो ये भी प्रीवियस सैंक्शन चाहिए, प्रीवियस सैंक्शन चाहिए, ठीक है। तो अभी आंसर मिल गया, डबल आई ट्रिपल आई डबल आई, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से आपको देखकर करना है, इस तरीके का पैटर्न अभी आ रहा है क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13 को चलेंगे, उस तरीके का क्वेश्चन है। फिर मैचिंग है, यहां पर देखिए, फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसमें सेकंड है, देखिए मैचिंग, यहां पर 4, फर्स्ट में 4 ऑप्शन है और सेकंड में भी 4 ऑप्शन है। फर्स्ट में मे बी परमिटेड, नीड फॉर सैंक्शन, नॉट अलाउड, प्रायर परमिशन। सेकंड, अच्छा अभी चेक करेंगे, एक्सेप्टेंस ऑफ पार्ट टाइम एग्जामिनरशिप ऑफ एग्जामिनेशन पेपर सेट बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज। तो पार्ट टाइम आप कभी आप लेक्चरर हो कि प्रोफेसर हो कि टीचर हो, तो आपको तो कॉपी एग्जामिन करना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम का कॉपी, तो इस केस में मे बी परमिटेड, ये फर्स्ट है, ए है, मे बी परमिटेड, परमिशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि पार्ट टाइम आपको एक तो चेक करना है, पार्ट टाइम लेक्चरशिप नीड फॉर सैंक्शन, इसमें सैंक्शन का जरूरत है, गवर्नमेंट का सैंक्शन का जरूरत है, क्योंकि पार्ट टाइम आप लेक्चरशिप करना चाहते हो, तो ये गवर्नमेंट का सैंक्शन का जरूरत है। पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ऑफिस आवर्स के बाद पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, ये नहीं होगा, नॉट अलाउड, ओके, ये नॉट अलाउड, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ऑफिस आवर्स नॉट अलाउड। एक्सेप्टिंग रेम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई सर्विस दे रहे हो और रेम्यूनरेशन ले रहे हो, तो यहां पर नीड फॉर सैंक्शन कि प्रायर परमिशन नेसेसरी, प्रायर परमिशन, यहां पर नीड फॉर प्रायर परमिशन। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ काम कर रहे हो, कोई काम करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका प्रमोशन के लिए कर रहे हो, मगर आप रेम्यूनरेशन, एक्सेप्टिंग रेम्यूनरेशन, तो प्रायर परमिशन का जरूरत है, तो यहां पर आंसर ABCD जहां पर है वही होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर जो है AI होगा, ये I होगा, ठीक है, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मे बी परमिटेड, फर्स्ट वन परमिटेड होगा, सेकेंड वन पार्ट टाइम लेक्चरशिप के लिए जो बीट बी में है नीड फॉर सैंक्शन, और सी जो है नॉट अलाउड, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ऑफिस आवर्स नॉट अलाउड,
और जो डी है प्रायर परमिशन नेसेसरी, हाँ एक्सेप्टिंग रेम्युनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, वहां पर प्रायर परमिशन नेसेसरी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, यहां पर देखिए, द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया would constitute such a state of indebtedness related indebtedness as to render it undesirable that the debtor should be retained in the public service or not। आप देखिए बेसिकली इन सर्विस एंड इंडेप्टेडनेस रूल 17 में है और डिस्कस किया गया था। तो कभी कभी क्या है, किस केस में जो इंडेप्टेडनेस इंसॉल्वेंसी केस में हम कब एक्चुअली बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट को रिटर्न नहीं कर सकते, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसको रिटर्न नहीं कर सकता। यहां पर 4 ऑप्शंस दिया है। केसेस वेयर द सैलरी ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज कंसिस्टेंटली बीइंग अटैच्ड फॉर डेब्ट, आपका सैलरी को अटैच कर दिया गया क्योंकि आप इंडेप्टेड हो, इंसॉल्वेंट हो, आपका सैलरी को अटैच कर दिया गया, उसको बेसिकली जो इंडेप्टेड अमाउंट है उसका रिकवरी के लिए, और ये चला और हैज बीन कंटिन्यूअसली अंडर अटैचमेंट फॉर मोर देन 2 इयर्स, और ये आपका सैलरी को कंटिन्यूअसली मोर देन 2 इयर्स के लिए अटैच कर दिया गया, और इज अटैच्ड फॉर ए सम व्हिच अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस इट विल रिक्वायर मोर देन 2 इयर्स टू रीपे। तो आपका जो सैलरी को तो अटैच किया गया मगर 2 साल से ज्यादा लगेगा आपका जो इंडेप्टेड अमाउंट को इट मींस रीपेमेंट करने के लिए। तो यही करेक्ट आंसर होगा। यहाँ इस केस में एक्चुअली पब्लिक सर्वेंट को रिटर्न नहीं किया जाएगा, जब आपका सैलरी को तो अटैच किया जाएगा जब आप इंडेप्टेड हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, मगर ये मोर देन 2 इयर्स तक अटैच कर दिया जाएगा आपका सैलरी को, मोर देन 2 इयर्स। तो मोर देन 2 इयर्स मींस माने ये नहीं है आप का आपको जॉब में रिटर्न नहीं किया जाएगा कि कोई ऐसा कुछ अमाउंट है जो अमाउंट को रीपे करने के लिए मोर देन 2 इयर्स आपका सैलरी को अटैच कर दिया जाएगा। तो इस केस में आपको गवर्नमेंट जॉब में रिटर्न, इस केस में गवर्नमेंट जॉब में आपको रिटर्न नहीं किया जा सकता, एक कंडीशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आंसर होगा, आंसर यही होगा। समझ में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सैलरी अटैच किया जाएगा इंडेप्टेड अमाउंट को रीपेमेंट करने के लिए, ठीक है, मगर वो जब सैलरी को मोर देन 2 इयर्स अटैच कर दिया गया कि ऐसा कोई अमाउंट है उसको रीपेमेंट के लिए आपका सैलरी को मोर देन 2 इयर्स अटैच कर दिया गया, तो यहां पर एक्चुअली आपको वो जो कंसर्न गवर्नमेंट जॉब में रिटर्न नहीं किया जाएगा यदि मोर देन 2 इयर्स आपका सैलरी को अटैच कर दिया जाता है। तो अदर केस दिया है, cases where the salary of a government servant is consistently being attached for debt or has been continuously under attachment for more than 6 months or is attached for a sum which under ordinary circumstances it will require more than 6 months to repay, ये नहीं है। चलो नेक्स्ट जो 2 है ये भी नहीं होगा, ये दोनों भी नहीं होगा क्योंकि मैं बताया केसेस वेयर द सैलरी ऑफ ए गवर्नमेंट सर्विस constantly being attached for debt और has been continuously under attachment for more than 1 year दिया है, ये 2 ईयर होना चाहिए। Cases where the salary of a government servant is constantly being attached for debt or has been continuously under attachment for more than 18 months, ये भी ये कितना होना चाहिए, ये सब 2 इयर्स होना चाहिए। ओके, वो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, राइट। तो लास्ट क्वेश्चन अभी देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन, टू व्हिच कैटेगरी ऑफ पीपल सीसीएस कंडक्ट रूल्स विल अप्लाई। तो आप देखिए बेसिकली डेफिनेशन जो है इंट्रोडक्शन में ये है, तो पर्सनल स्टाफ ऑफ मिनिस्टर्स हुज अपॉइंटमेंट इज को टर्मिनस विद द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मिनिस्टर, इसके लिए सीसीएस कंडक्ट रूल एप्लीकेबल होगा। जो पर्सनल स्टाफ है ऑनरेबल मिनिस्टर्स का, सीसीएस कंडक्ट रूल एप्लीकेबल होगा। कैंटीन और टिफिन रूम स्टाफ कंडक्ट रूल एप्लीकेबल होगा, और जो कॉर्पोरेट और अंडरटेकिंग्स कंट्रोल्ड और फाइनेंस्ड पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके लिए भी सीसीएस कंडक्ट रूल्स एप्लीकेबल होगा। तो आंसर जो होगा ऑल ऑफ दीज होगा, सबके लिए सीसीएस कंडक्ट रूल्स एप्लीकेबल होगा। तो आज 15 क्वेश्चंस था। सो प्लीज माय फ्रेंड्स, एक मिस्टेक था वहां पर जो रिलेटेड टू द फॉरेन ट्रांजैक्शन, कोई भी फॉरेन ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो तो वहां पर गवर्नमेंट बेसिकली गवर्नमेंट का प्रीवियस सैंक्शन चाहिए, और वो जो टाइम लिमिट है 60 डेज है, वहां पर मैं 3 मंथ्स बोल दिया था, तो प्लीज फॉरगिव मी, वहां पर 60 डेज होगा, ठीक है। और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड लाइक माय चैनल सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। तो ये अब रूल 19 तक चला गया सीसीएस कंडक्ट रूल का, और जो बाकी रूल होगा आगे मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू और नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।